बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से एक झूठ बोलने वाला जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है। ये ज़रा आप वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट देखें। यानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया 17 सीटों के ऊपर जीतने वाले को, और ज़रा स्टेटमेंट आप देखें उनका कि पेट्रोल पर फ़ी लीटर 95 रुपये और डीज़ल पर फ़ी लीटर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। डीज़ल की कीमत अगर मैं इजाफा कर देता तो आज 790 रुपये होनी थी, और लेकिन उसको हमने रखा 335 रुपये पे। और पेट्रोल की कीमत भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी वो बहुत ज़्यादा होनी थी और हमने उसको कम रखा और ये बहुत बढ़ जानी थी। अब कहानियाँ इनकी आप सुने और हकायक आप देखें। देखिए, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि ओगरा ने हमें कहा कि 95 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो और 205 रुपये डीज़ल बढ़ा दो। चले, अगर ये बढ़ा भी देते ना तो इस वक्त 416 रुपये का पेट्रोल होता और डीज़ल 540 रुपये का होता। लेकिन शहबाज शरीफ को जिसने तकरीर लिख के दी उसको इतना पता ही नहीं था, वो प्लस माइनस ही नहीं कर सका, और शहबाज शरीफ ने ये क्लेम कर दिया कि 544 रुपये का जनाब पेट्रोल बन जाना था और 790 रुपये का जो है वो डीज़ल बन जाना था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कैसे बन जाना था और क्यों बन जाना था। जितना महंगा आलमी मंडी में पेट्रोल आज है ना, इतना महंगा इमरान खान के दौर में नहीं था। इमरान खान के दौर में ये कीमत इससे भी ऊपर गई थी, कुछ वक्त के लिए इससे भी ऊपर गई थी। हो सकता है आने वाले दिनों में वो लिमिट क्रॉस हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो इमरान खान इतना महंगा पेट्रोल खरीद के 150 रुपये लीटर कैसे बेच रहा था? सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि इमरान खान इनसे महंगा पेट्रोल खरीदता था और 150 रुपये लीटर बेच देता था, और ये शहबाज शरीफ उस वक्त चौड़े होकर कहते थे कि आलमी मंडी में जो कीमत है इसके हिसाब से 70 रुपये मजीद कम कर दो। यानी उस वक्त कुछ 70-80 रुपये की कीमत कह रहे थे, यहां पे ले आओ कोई नुकसान नहीं होगा। आज वो कहता है कि जी 790 रुपये लीटर मैंने बेचना है और मैं कौम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। भाई, इमरान खान तुमसे महंगा पेट्रोल खरीद के 150 रुपये का बेच रहा था, ये सस्ता पेट्रोल खरीद के 350 रुपये से ज्यादा का बेच रहे हैं, और फिर भी कौम पे एहसान चढ़ा रहे हैं कि जनाब हम तो सस्ता बेच रहे हैं, हम तो जेब से पैसा डाल रहे हैं। तो ये सारा फ्रॉड है, झूठ है। हाई ऑक्टेन के साथ इन्होंने जो किया, उसके बाद पीआईए जिन्होंने खरीदी है उन्होंने रुला डाल दिया। वो आरिफ हबीब साहब आए, उन्होंने कहा जी इस कीमत के ऊपर तो हम पीआईए को चला ही नहीं सकते, पीआईए तो बंद हो जाएगी, वो तो खसारे में चली जाएगी। तो वो जो पीआईए जिन्होंने खरीदी है ना, वो इनसे ठीक करवा लेंगे कीमत, या उनसे कोई ना कोई कोटा ले लेंगे, या कोई ना कोई अपना माहौल बना लेंगे। वो हाई ऑक्टेन का अपना कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। उन्होंने जहाज चलाने हैं, वो कभी भी नुकसान में नहीं जाते। आरिफ हबीब साहब इस बात की खातिर जमा रखें कि फौजी फाउंडेशन के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है, और पाकिस्तान में फ़ौज ने बेशक कोई ज़मीन फ़तह नहीं की, फ़ौज ने बेशक कश्मीर को और फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करवाया, बेशक हमारे दरियाओं का पानी जो भारत ने रोका उनको आज तक नहीं छुड़वा पाए, बेशक हमारे बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस फेलियर हैं, बेशक पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया है, बहुत अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फ़ौज की कारकर्दगी रही है। लेकिन इसके बावजूद अच्छी भी रही है बाद औक़ात। ये अभी तैयारे गिराए थे इंडिया के, उससे पहले 1965 में हमने बड़ी तगड़ी जंग लड़ी है, हमारे लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते भी रहे हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिसको हम कहें कि ये इलाका पूरा ऐसा है जो पाकिस्तान की फ़ौज ने फतह किया है। पाकिस्तान जब बना था ना तब बड़ा था, आज छोटा है। चाहे आप जाके इसको नाप लें गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे जो इलाके हमारे हुआ करते थे वो अब इंडिया के कब्ज़े में है। चाहे आप इसको नाप लें रकबे के नुक्ता नज़र से, पूरा का पूरा बांग्लादेश टूट के अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। तो पाकिस्तान की ज़मीन गई है, पाकिस्तान को ज़मीन मिली नहीं है। जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। फ़ौज का काम था कि पाकिस्तान की ज़मीन की हिफाजत करती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। लेकिन फ़ौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया। आज तक एक भी कारोबार ऐसा नहीं है जहाँ फ़ौज को नुकसान हुआ, चाहे डीएचए हो, चाहे इनका खाद बनाने का कारोबार है, चाहे बैंक का कारोबार है, चाहे एजुकेशन का कारोबार है, चाहे सड़कों का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, और बेशुमार दूध का कारोबार है, मक्खन का कारोबार है, बहुत सारे कारोबार हैं। अब तो उसमें भी आ गए हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है वो भी एक बनी हुई है, तो बड़ा कारोबार है। सियाहत का कारोबार में भी आ गए, अब तो ज़राअत के अंदर भी आ गए हैं, मादनियात के अंदर भी आ गए। तो फ़ौज को कभी नुकसान नहीं होता, या ना फ़ौज के ज़ेली इदारे को नुकसान होता। बेफिक्र हो जाए आरिफ हबीब साहब, ये आपका मामला हल हो जाएगा। इमरान खान साहब जब अपने डॉक्टरों से मिले, अभी डॉक्टर जब जेल में जाके इमरान खान साहब को मिले, तो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि 2 बातें बाहर जाके बोल देना।
इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि कम से कम दो बातें ऐसी हैं जो दुनिया को पता चले। वो ये समझते हैं शायद दुनिया को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि उन्हें दुनिया से काट के रखा गया है। लेकिन हकीकत यह है कि हम सब ये जानते हैं, ना सिर्फ जानते हैं बल्कि इसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे बात भी करते हैं। एक तो इमरान खान ने कहा कि मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, दूसरा मुझे पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी जा रही। ये दो इमरान खान साहब के मामला थे, लेकिन डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम बाहर जाके नहीं बता सकते, लेकिन सोर्स से खबर तो निकल आती है। असदुल्ला खान साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया, उन्होंने ये बड़ी खबर फिर निकाली, फिर इसको ब्रेक किया। तो अब आ जाए नाजरीन कुछ बड़ी खबरों की तरफ। एक तो बड़ी खबर यह है कि अटैक हुआ है अमेरिका के ऊपर, और यह बड़ा अटैक है। लेकिन इससे पहले दुनिया के 7 ताकतवर तरीन मुल्क G7, ये बड़ी मईशतें हैं दुनिया की, ग्रुप ऑफ 7, ये बैठे थे। यहाँ पे कुछ और ममालिक भी मैंने देखा, वो भी इसके अंदर शामिल थे। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, बरतानिया और अमेरिका है। ये ममालिक जो है वो बैठे और इन्होंने आपस में बातचीत की है। और इसके अंदर फ्रांस के अंदर इनकी ये मीटिंग हुई है। इसमें अमेरिका के जो सेक्रेटरी खारजा हैं मार्को रूबियो, वो भी इस मुलाकात के लिए गए। यहाँ पे दो बड़ी अहम चीज़ों पे बात हुई। एक तो उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे जंग का खात्मा किया जाए, और जो शहरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं ना, वो ख़त्म होने चाहिए। जो आम शहरियों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आबनाए हुर्मस की नकलो हरकत को भी खोला जाए, इसके लिए कोशिश की जाए। तो ये अरब ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, यूरोपीय ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान का नुक्ता नज़र बड़ा तगड़ा है। वो साफ कहता है जी देखिए ज़्यादती हमने शुरू नहीं की, हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, हमें तो अमेरिका ने और इसराइल ने टारगेट किया है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। और ईरानी साफ कहते हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को लाके इस लड़ाई में इसलिए फंसाया कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल की वजह से और दीगर कुछ चीज़ों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना था। अब देखें ना, 28 तारीख आ गई है, अमेरिका के अंदर नो किंग मूवमेंट जो है वो आज चलेगी। अब देखते हैं नो किंग्स मूवमेंट में कितने लोग निकलते हैं। 9 मिलियन का उनका तखमीना है, 600 मुकामात पे वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। अमेरिका को फ़िलहाल जवाब का इंतज़ार है। जब मार्को रूबियो ने बातचीत की मीडिया के साथ, तो मार्को रूबियो ने यह कहा कि हम इजाफी फ़ौज ज़रूर भेज रहे हैं खलीजी ममालिक में, और वो वहाँ पे रहेगी। और वो इसलिए रहेगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप कल को कोई फ़ैसला करते हैं तो उस फैसले को करते हुए कोई दिक्कत ना हो। यानी वहाँ पे हमारे पास इजाफी फ़ौज भी होनी चाहिए, हथियार भी होने चाहिए, सिस्टम भी होना चाहिए कि जंगबंदी करनी है या लड़ाई को बढ़ाना है। दोनों सूरतों में डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस खुले रहें और सहूलत मौजूद रहे। तो उन्होंने एतराफ़ किया कि वाकई में जो खबर दी गई थी कि अमेरिकन फ़ौजियों की नफरी को बढ़ाया जा रहा है खलीजी ममालिक में, वो खबर दुरुस्त थी। साथ ही साहब उन्होंने कहा जी कि हमें ईरान का इंतज़ार है कि वो जो 15 हमने उनको मुतालबात उनके सामने रखे हैं, उनका जवाब क्या आता है। देखें, 5 मुतालबात ईरान के भी हैं। ईरान ने भी अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखे हैं, अमेरिका ने अपने मुतालबात ईरान के सामने रखे हैं। इनमें चंद मुतालबात तो ऐसे हैं जो ईरान कभी भी नहीं मान सकता, वो उनकी घुट्टी में ही नहीं है, वो नहीं मानेंगे। और यहाँ पे ईरान की जानिब से जो मुतालबात हैं, अगर वो जायज़ भी हैं तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है उन मुतालबात को मानना। तो ये लंबा प्रोसीजर है कि कब तक ये मामला हल होता है। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका अपनी नफरी बढ़ा रहा है खलीजी ममालिक में, और इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है ईरान। ईरान ने 2 बड़े हमले किए हैं। एक सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। इसमें 10 अमरीकी फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारे तैयारों को नुकसान पहुंचा है, इसकी तस्दीक की गई है। और अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है कि अमरीकी फ़ौजी बहुत शदीद ज़ख्मी हुए, उनमें 2 की हालत जो है वो ख़तरे में है। जबकि जो एयरक्राफ्ट वहाँ पे मौजूद थे, तैयारे, उनके बारे में ईरान ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं, वो भी तबाह हुए हैं। और कुछ जो फ्यूलिंग का सिस्टम था अमेरिकन का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो ये एक बड़ा तगड़ा हमला था ईरान की जानिब से। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक जजीरा है, इसको कहते हैं बूबयान जजीरा। ये कुवैत के पास है, इराक़ के बिल्कुल साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ये अल्लाह ताला का एक दिया हुआ तोहफ़ा है, कुदरत का बड़ा शानदार तोहफ़ा है यहाँ पे इस रीजन को, कुवैत को। ये काफ़ी बड़ा है, यानी 40 किलोमीटर लंबा है, तो 24 किलोमीटर चौड़ा जजीरा है। मैं इसको देख रहा था, इसमें कुछ एरियाज़ डेवलप भी हुए हैं। इसकी आबादी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे कारोबारी नुक्ता नज़र से और दिफाई नुक्ता नज़र से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इस जजीरे से अगर आप फासला चेक करें समुद्री रास्ते से, तो जो खारक जजीरा है ईरान का, जिसके ऊपर अमेरिका की नज़र है कि इस जजीरे पे कब्ज़ा किया जाए, क्योंकि खारक जजीरे के ज़रिए से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। तो अब उस जजीरे पे अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है ताकि दबाव डाला जाए और बार्गेन की जा सके ईरान के साथ। तो बू बयान जजीरे पे ईरान को पता चला कि यहाँ अमरीकी फ़ौजी उतर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पे अमेरिकन अपनी कोई इंस्टॉलेशंस तैयार कर रहे हैं बू बयान में। तो ईरान ने वहाँ पे मिसाइल और ड्रोन मार दिए। अब वहाँ से जो इतला आई है इब्तदाई तौर पे, अभी कन्फर्मेशन आ जाएगी, पासदारान इनकलाब ने जजीरा बू बयान पर अमरीकी मरीन फोर्सेस, जिनमें कमांडर्स और फ़ौजी शामिल थे, उनकी मौजूदगी का सुराग लगाया। उनके ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कई हलाकतें और ज़ख्मी हुए हैं, और ज़ख्मियों को कुवैत के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ये रज़ी ताहिर साहब ने खबर दी है ईरानी सोर्सेज से, और इसकी तफसीलात आएंगी तो मज़ीद तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो हमला हुआ है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा हमला है। इसमें ईंधन भरने वाली अमरीकी गाड़ियाँ, लॉजिस्टिक सपोर्ट और कुछ तैयारे जो हैं वो तबाह किए गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि ये एक बड़ा हमला था। ये 84वीं लहर है, ईरान जो हमले कर रहा है उसकी 84वीं लहर है। ये आपने अपने जहन में रखना है कि इतने बड़े पैमाने पे हमले हो रहे हैं। नाजरीन, एक और सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि क्या एक तवील ज़मीनी जंग शुरू हो सकती है। देखिए, ये मिसकैलकुलेशन के साथ लड़ाई शुरू हुई है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया। बहुत सारे अमेरिकन का ये भी, और ये वो अमेरिकन हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह एडवेंचर किया है। जो उसके हमायती हैं वो कहते हैं नेतन्याहू ने फंसाया। नेतन्याहू को डांट भी पड़ी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। और नेतन्याहू के अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि मुसाद के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि मुसाद ने गलत रिपोर्टिंग की है और उसकी वजह से नेतन्याहू ने गलत फैसले किए हैं, और अब सारे के सारे इस लड़ाई के अंदर फंस गए। नेतन्याहू के साथ क्या हुआ, ये जो अमरीकी नायब सदर हैं JD वेंस, उन्होंने नेतन्याहू को झाड़ दिया। इनकी टेलीफोन के ऊपर आपस में बातचीत हुई है। पहले इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया था इस तलखी को, और उन्होंने गलत रिपोर्ट किया था। उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि कोई बस्तियां नई बन रही हैं और फ़लस्तीनियों पे इसराइली आबादकारी हो रही है, उस वजह से नेतन्याहू को झाड़ पे लाई थी। लेकिन ये बात गलत है। असल रिपोर्ट ये है कि JD वेंस ने इल्ज़ाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रजीम तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज़्यादा खुशफहमी दिखाई, और डोनाल्ड ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए वो पूरे नहीं हुए। तो अब देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप के हमायती में आपको इसीलिए कह रहा था ना कि JD वेंस तो डोनाल्ड ट्रंप का हमायती है, उसका नायब सदर है। तो वो वही बात कर रहा है जो उसके हमायती करते हैं कि नेतन्याहू ने हमें फंसाया, और नेतन्याहू ने अपनी गर्मी निकाली है जाके मुसाद के ऊपर कि मुझे गलत रिपोर्टिंग दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ना इसराइल के पास रास्ता कोई नहीं है इस लड़ाई को लंबा खींचने के अलावा। इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि कुछ भी करके जंगबंदी ना हो। हालिया दिनों में इसराइल कुछ ऐसे हमले कर रहा है जिनके बाद ट्रंप जंगबंदी की जितनी भी कोशिश करे शायद वो कामयाब ना हो। देखिए, अगर ईरान जवाब देगा तो वो खलीजी ममालिक को जवाब देगा ना। जिस किस्म के हमले किए जा रहे हैं अब वो जंग को आगे बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे जो इनके मकासद थे वो तो ये थे ना कि रजीम तब्दील किया जाए, दिफाई नुक्ता नज़र से ख़त्म कर दिया जाए ईरान को, मिज़ाइल और जोहरी सलाहियतें उसकी ख़त्म कर दी जाएँ, ख़ित्ते में इसराइल मुखालिफ क़ुव्वतों को जो सपोर्ट करता है ईरान वो ख़त्म कर दी जाए। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? स्कूलों के ऊपर हमले, अस्पतालों के ऊपर हमले, सनती यूनिट्स के ऊपर हमले, कारोबारी दफातर के ऊपर हमले, सरकारी दफातर के ऊपर हमले, रिहायशी इमारतों के ऊपर हमले, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले, वाटर प्लांट्स के ऊपर हमले, स्टील मिल्स के ऊपर हमले, फैक्ट्रियों पर हमले। अब 3 स्टील मिल्स ऐसी हैं ईरान की जिनके ऊपर अटैक किया गया है। 3 अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में है, और ये बड़ी स्टील मिल्स हैं ईरान की। और गालिबन अमेरिका और इसराइल ने यह हमला इसलिए किया कि उन्हें ये लगता होगा कि यहाँ से ईरान को अपने दिफाई साजो सामान को बनाने के लिए स्टील मैसर आता है। लेकिन जो अलार्मिंग खबर है वो ये है कि ईरान की 70% जो एक सलाहियत है स्टील पैदा करने की या करामत बनाने की, वो मुतासर हुई है इन 3 स्टील मिल्स के ऊपर अटैक के बाद। फैक्ट्रियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये बात साबित हो रही है कि लड़ाई हथियारों के खिलाफ नहीं है सिर्फ,
बल्कि ये एक मुल्क को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने के लिए लड़ाई है, ताकि दबाव डाल के अपनी शराइत मनवाई जा सकें। देखें, इसका जवाब ईरान भी दे रहा है। पहले आप ये देख लें कि अराक्ची का स्टेटमेंट क्या है। अराक्ची एक खौफनाक हकीकत सामने लेकर आए अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा 27 दिनों की इस गैर कानूनी जंग में अमेरिका और इसराइल ने ईरान भर में 600 से ज़ायद स्कूल तबाह कर दिए, जिसके नतीजे में 1000 से ज़ायद तलबा और उसातिज़ा शहीद हो गए। ये बड़ी खौफनाक हकीकत है। ये कार्रवाइयाँ इस बात की अक्कासी करती हैं कि शहरी ढांचे को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ इंसानी जानों और बुनियादी इक़दार की कोई परवाह नहीं की जा रही। ये इंसानियत के लिए एक संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल है। ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। अब ये काम यहाँ से किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान भी वार्निंग दे रहा है। अब जब ईरान के अंदर स्टील मिल्स तबाह की गई हैं और वाटर प्लांट जो है उनको निशाना बनाया गया है, तो ईरान ने भी कुछ जगहों की निशानदेही की है। ये 6 जगहों पे ईरान अटैक करेगा स्टील मिल्स के ऊपर। इसराइल के अंदर एक स्टील मिल है, इसका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया, इसका मैप भी जारी किया गया। कुवैत के अंदर एक स्टील मिल है, फिर बहरीन में है, कतर में है और यूएई में है, और इसके बाद सऊदी अरब के मिड के अंदर एक स्टील मिल है। इन सारों को इनकी नक्शे, इनके नाम, ये कितनी स्टील प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा कुछ लिख कर बाकायदा नक्शे जारी किए गए हैं। और अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे अब ईरान अटैक करेगा, और ईरान ने वार्निंग भी दे दी है कि यहाँ से जितने भी लोग हैं काम करने वाले, जो लोकल्स हैं, वो यहाँ से हट जाएं। आम शहरियों को हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ऐसी ही वार्निंग दी है ईरान ने अमरीकी और इसराइली फ़ौजियों से दूर रहने के लिए। अरब ममालिक के शहरियों को जितना हो सकता है आप इनसे दूर रहें। नाज़रीन, हौसी बागियों ने भी धमकी लगा दी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ता है और लड़ाई ख़त्म नहीं होती और बर्बरियत ख़त्म नहीं होती, तो बहरा अहमर के अंदर ये लड़ाई के अंदर उतरेंगे। और बहरा अहमर, रेड सी, जो मैंने आपको दिखाया भी था मैप के अंदर, बाब मंदब से ऊपर का इलाका, तो रेड सी के एरिया में यहाँ पे उनकी पूरी एक्सेस है। यानी जो हौसी हैं उनकी इतनी ग्रिप है यहाँ पे, और उनके हथियारों की इतनी रेंज है कि वो यहाँ पे हमला कर सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कहा जी कि हम फिर यहाँ पे अमेरिका और उसके मफादात को निशाना बनाएंगे अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती तो। दूसरी जानिब सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और ये तीन मुल्क हैं, तीनों मुसलमान मुल्क हैं, क्योंकि मिस्र और तुर्की जो है वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर कि ईरान, इसराइल और अमेरिका में जंगबंदी हो जाए। सऊदी अरब जो है वो बराह रास्त इसके लिए एक बेनिफिशरी है। तो ये वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं मुबैना तौर पे, और ये आ सकते हैं। सऊदी अरब क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ का लीडर है तो वो सबकी नुमाइंदगी कर सकता है। तुर्की जो है वो यूरोप के बिल्कुल साथ है, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हम सब जानते हैं। और मिस्र जो है वो स्वेज़ कैनाल उसके पास है। जब वहाँ से जहाज़ गुज़रते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, नहीं गुज़रते तो नहीं होता। तो अगर रेड सी में प्रॉब्लम आती है, या आबनाए हुरमज़ में प्रॉब्लम आती है, या बाब मंदब में आती है, तो मिस्र भी मुतासर होता है। तो मिस्र की भी कोशिश है कि किसी तरह यहाँ पे अमन पैदा हो जाए। अब अमन के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ईरान किधर है? ईरान किसी खेल में दिखाई नहीं दे रहा। ईरान किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन रहा। ईरान बहुत मोहतात है और उसको इस बात का अंदाज़ा है कि उसके ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान की ज़्यादा तवज्जो इस बात पे नहीं है कि वो जंग को रोके कैसे। उसकी ज़्यादा तवज्जो इस बात पे है कि अगर जंग बढ़ती है तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको लड़ना कैसे है। बहुत बड़ी मिकदार में उसने मिसाइल बनाकर रखे, कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था। बहुत बड़ी तादाद में उसके पास ड्रोन्स हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ईरान का ज़्यादा फोकस इस बात पे है कि रशिया के साथ, तुर्की के साथ, सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक हैं उनके साथ, और चाइना के साथ उसने अपना रिलेशन कैसे रखना है और उनके साथ किस किस्म का ताल्लुक़ बनाकर रखना है कि अगर लड़ाई लंबी चलती है तो ईरान सस्टेन कर सके। ये है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ ईरान इस बात से ज़्यादा तवज्जो दे रहा है कि मुज़ाकरात में क्या बनता है। और देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से भी जो ताज़ा हमले हुए हैं ईरान पे, बड़े खौफनाक हमले हुए हैं, और जवाबी हमले भी ईरान ने किए हैं। लाजमी बात है, जब भी उस पर अटैक होता है वापस अटैक करता है वो तो रुकता नहीं है। तो अराक्ची ने कहा है, जो अब्बास अराक्ची हैं वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक डेडलाइन दी है मुज़ाकरात के बीच में, ये उसकी वायलेशन है जिस किस्म के हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। और ईरान की जानिब से अभी भी उन 15 नुकात के ऊपर कोई जवाब नहीं आया। मेरे ख्याल में चंद चीज़ें वो मान सकते हैं, चंद चीज़ों पे डिबेट हो सकती है,
और चंद चीज़ों को वो नहीं मानेंगे। यहाँ अगर जंगबंदी होती है तो ईरान की टांग ऊपर है, यानी ईरानी खुश रहेंगे कि उन्होंने इस लड़ाई को हारा नहीं है। लेकिन अगर टेबल के ऊपर वो इस लड़ाई को हार गए, बाद वक़्त होता है ऐसे है कि जो लड़ाई आप मैदान में जीतते रहे होते हैं वो आप टेबल पे हार जाते हैं। तो ईरान को इस बात की फ़िक्र करनी पड़ेगी कि जो लड़ाई उन्होंने मैदान में अब तक साबित कदमी के साथ लड़ी है, उसको टेबल पे वो कितना अच्छा लड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।